गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप एवरीबॉडी इज डूइंग ग्रेट। दोस्तों आज है अप्रैल 13 2023 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज फिर से हम लोग कुछ टॉपिक्स करने वाले हैं। आज नंबर ऑफ टॉपिक्स ज़्यादा नहीं है और जो टॉपिक्स दिए गए हैं एक्चुअली वो भी रिपीटेड से ही टॉपिक हैं। तो आज के न्यूज़पेपर को मैं नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छा कंटेंट आया है एग्जाम के लिए, लेकिन येस कुछ टॉपिक्स की रिविजन हम लोग डेफिनेटली यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे दलित कन्वर्ट वाला इशू काफ़ी पुराना है, ये हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि जो दलित क्रिश्चियनिटी में या इस्लाम में कन्वर्ट हो गए थे, क्या उनको एससी का स्टेटस दिया जाना चाहिए कि नहीं, उसके बारे में बात कर सकते हैं दोबारा से। कॉप 23 यूएसए के साथ हमारी जो एक्सरसाइज चल रही है, जहाँ पे हम लोग तेजस के बारे में बात करेंगे क्योंकि ये पार्टिसिपेट वहाँ पे कर रहा है पहली बार। उसके अलावा सर्न के बारे में बात करेंगे। सर्न एक बहुत बड़ी लेबोरेटरी है भैया, दुनिया की सबसे बड़ी साइंस लेबोरेटरी है, इसके बारे में बात करेंगे। पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में जानेंगे। आज का टेक्स्ट सेक्शन दिया अच्छा अच्छा है, ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल है। पूरी डिटेल इसने बताई गई है। पार्लियामेंट्री कमेटी की क्यों होती है, कैसे काम करती है, उसके रेलेवेंस क्या है, वो सब बातें की गई हैं। उसके अलावा ये एक इन्फ्लेशन कॉर्पोरेट प्राइसिंग क्या होता है, एडिटोरियल दिया गया है। बल्कि मतलब बहुत अच्छा नहीं कहूँगा, ओनली आई विल गिव इट 2 स्टार आउट ऑफ 5। बट ठीक है, थोड़ा बहुत देख सकते हैं। तो लेकिन एक बार देख लेते हैं भैया फ्रंट पेज पे क्या चल रहा है। फ्रंट पेज पे देखिए बात हो रही है, इंडिया सीज ओवर 7800 कोविड केसेज इन अ डे। तो यार कोविड के केस थोड़े बढ़ रहे हैं, थोड़ा आप भी ध्यान रखो अपना। इसमें जो वेरिएंट की बात कही जा रही है वो है BB.1.16। ये एक सब वेरिएंट है ओमिक्रॉन का, जिसकी वजह से एक सर्ज आया है। लेकिन चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि सीवियरिटी बहुत ज़्यादा नहीं है। जितना सेकेंड वेव या थर्ड वेव में थी उतनी नहीं है, बिलो एवरेज ही यहाँ पे इन्होंने बताई है। अभी इन्होंने ये कहा है कि देखिए थोड़े दिनों तक ये जो सर्ज है, जो केसेस हैं वो बढ़ेंगे, लेकिन 2 हफ्ते के बाद जो है केसेस अपने आप ही कम हो जाएंगे। और हम इसे ये नहीं कहेंगे कि भाई ये एक नया वेव आ गया, नहीं, नया वेव नहीं है, बल्कि एंडेमिक साइकिल है। पेंडेमिक के बाद हमेशा ही एंडेमिक साइकिल्स आते रहते हैं। कुछ एरियाज के अंदर केस आते रहते हैं, जैसे जीका के केस में हो गया या सार्स, ये केस आते रहते हैं, ये नॉर्मल प्रोसीजर होता है। तो एक दिन उन्होंने ये बात कही है। अभी तो खैर इतने केस आए हैं तो डेफिनेटली आने वाले कुछ दिनों में ये 10,000, 12,000, 15,000 भी जाएगा। पिछले 7 मंथ्स का ये सबसे हाईएस्ट केस जो है वो माने जा रहे हैं। उसके अलावा XBB.1.160 सब वेरिएंट जो ओमिक्रॉन का है, ठीक है, ये इस सर्ज को बढ़ा रहा है। वैक्सीन जो हम लोग लगवा रहे हैं नॉर्मली वो काफ़ी इफेक्टिव हैं और सरकार ने तो कहा है कि लोगों को भाई आप जो बूस्टर डोज है वो भी लगवा लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं लगवाई है तो। ये पॉलिटिक्स न्यूज़ है, इसे हम लोग नहीं पढ़ेंगे। कंज्यूमर इन्फ्लेशन स्लाइड्स बिलो 6% मार्क फॉर द फर्स्ट टाइम दिस ईयर। ये 2023 की बेसिकली बात कर रहा है। 6% ये खास क्यों होता है? हमेशा हम लोग 6% को बड़ा ध्यान से देखते हैं क्योंकि दोस्तों 6% जो है अपर लिमिट डिसाइड की गई है इंडिया में इन्फ्लेशन के द्वारा, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है आरबीआई को। आरबीआई को ये लीगल तौर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है कि आप इंडिया में इन्फ्लेशन को 6% से ऊपर ना जाने दें। बेसिकली यहाँ पे होता है 4% प्लस माइनस 2। तो जब इन्फ्लेशन 2% से कम होती है तो ये भी डेंजरस होती है। जब इन्फ्लेशन 6% से कम होती ज़्यादा होती है तो वो भी डेंजरस होती है। क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि 6% से ज़्यादा अगर इन्फ्लेशन हो जाती है तो करेंसी की वैल्यू बहुत डाउन हो जाती है, और 2% से ज़्यादा अगर से कम अगर इन्फ्लेशन होती है तो मार्केट में डिमांड ही नहीं बचती है। डिमांड नहीं होगी तो प्रोडक्शन नहीं होगी, प्रोडक्शन नहीं होगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगी। तो ये जो 4% 5% की जो इन्फ्लेशन होती है बहुत बढ़िया होती है, उतने को हम लोगों को मेंटेन करना चाहिए। और इन्फ्लेशन हमारे पास दो तरह की होती है, एक होती है WPO, इसे WPI जिसे हम लोग होलसेल प्राइस इंडेक्स बोलते हैं, जो कि मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स भी जिसको बोला जाता है। एक होता है कंज्यूमर इन्फ्लेशन जिसे हम लोग CPI भी बोलते हैं, जो हमें इम्पैक्ट करते हैं, इसे हम लोग रिटेल इन्फ्लेशन भी बोलते हैं। बेसिकली ये कंज्यूमर को डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है और वो वाली मैन्युफैक्चरिंग को करती है। तो थोड़ा सा अभी कम हुआ है, लेट्स सी आगे क्या होगा। और ये बहुत सारी चीज़ें ना मानसून के ऊपर भी डिपेंड करती हैं। अगर इंडिया में मानसून ठीक ठाक रहा तो इन्फ्लेशन काबू में रहता है, हमेशा की बात है ये, क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत सारी इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाता है। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में फूड एक बहुत बड़ा वेरिएंट होता है, बहुत बड़ा, फूड एंड फ्यूल। ये दो चीज़ें ऐसी होती हैं जो कंज्यूमर इन्फ्लेशन को बहुत इम्पैक्ट करती हैं। होलसेल प्राइस इंडेक्स की जो बात करते हैं तो उसमें फूड इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक है, उसमें फ्यूल खैर इंपॉर्टेंट होता है बट ये नहीं होता। तो ये थोड़ा सा हम लोग पहले बहुत बार बात कर चुके हैं इसके बारे में और लेट्स होप फ्यूचर में भी करेंगे, लेकिन आज के आर्टिकल में मेरा ज़्यादा कंसर्न इसका नहीं था। बाकी ये सब पॉलिटिकल सी न्यूज़ यहाँ पे दी हुई हैं, हाँ, तो इस पर थोड़ा ज़्यादा हम लोग नहीं जाएंगे। चलिए,
सुप्रीम कोर्ट आस्क इफ मिश्रा रिपोर्ट कैन बी यूज टू डिसाइड ऑन द कोटा फॉर दलित कन्वर्ट्स। कोटा मतलब वो रिजर्वेशन की बात कर रहा है। दोस्तों 2007 में एक रिपोर्ट, बेसिकली कमेटी बनाई गई थी और उसने अपनी रिपोर्ट दी थी 2007 में। उस रिपोर्ट का नाम था रंगाराजन मिश्रा कमीशन जो बनाया गया था फॉर रिलीजियस एंड द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। और इस कमेटी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि भैया आप ये जांच करिए कि इंडिया में जो दलित कन्वर्ट्स हुए हैं इस्लाम के अंदर या क्रिश्चियनिटी के अंदर, क्या उनको शेड्यूल कास्ट का स्टेटस कंटिन्यू रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। देखिए, अगर आप हिंदू हो और आप एससी हो और या दलित हो, मतलब ऑफ कोर्स, तो अगर आप कन्वर्ट हो जाते हो इस्लाम में या क्रिश्चियनिटी में तो आपका एससी का स्टेटस खत्म हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप बुद्धिज्म में कन्वर्ट होते हो, आप सिखिज्म में कन्वर्ट होते हो, इवन आप जैनिज्म में कन्वर्ट होते हो, तो आपका एससी का स्टेटस जो है इंटैक्ट रहता है, ठीक है। ये इसके ऊपर जो है आर्गुमेंट चल रहा है और जिसके लिए 2007 में वो कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी की रिपोर्ट ने भी यही कहा था कि साहब बिल्कुल सही बात है, जो दलित होते हैं एक बार जो वो इस्लाम या क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होते हैं उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन है वो कंटिन्यू रहता है, इसीलिए उनको एससी का स्टेटस कंटिन्यू रहना चाहिए। खैर उस टाइम पे सरकार ने ये इसको रिकमेंड को नहीं माना था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये एक पीआईएल जो फाइल की गई है, सुप्रीम कोर्ट ने मिश्रा कमेटी की रिकमेंडेशन को सीरियसली लेना शुरू कर दिया है। तो ये सवाल सरकार से पूछा गया। सरकार ने एक और कमेटी बनाई, बालाकृष्णन कमेटी, जो कि लेटेस्ट कमेटी है, पिछले साल बनाई गई थी और इस कमेटी को 2 साल का समय दिया गया है। सरकार का यह कहना है कि साहब जो पहले वाली मिश्रा कमेटी थी उसके अंदर बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी दिक्कत हैं, तो हम लोग नई कमेटी बनाएंगे, ये नए तरीके से काम करेंगी। 2 साल का समय दिया गया है क्योंकि 2024 में ऐसे भी इलेक्शन आ जाएंगे और जो पीरियड दिया गया है उसको डेफिनेटली फर्दर आप इंक्रीज कर सकते हो। लेकिन सरकार कहती है कि भाई मिश्रा कमेटी भी एक अच्छे पढ़े लिखे इंसान हैं, जज हैं, तो उनकी कमेटी का आप नेगलेक्ट क्यों कर रहे हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से ये पूछा है कि भाई क्या मैं मिश्रा कमेटी को एज अ बेंचमार्क मान के क्या डिसीजन ले सकता हूं। ये एक ओरल ऑब्जर्वेशन है, रिटन ऑब्जर्वेशन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जब ओरल ऑब्जर्वेशन होती है तो उसका कोई लीगल बहुत ज़्यादा रेलेवेंस नहीं होता, तो है, लेकिन लेटर ऑन जब रिटन में होता है ना वो ज़्यादा रेलेवेंट होता है, क्योंकि रिटन रिकमेंडेशन या रिटन जो डिसीजन होता है सुप्रीम कोर्ट का वो अपने आप में कानून होता है, ओरल वाला नहीं होता है, मतलब जुबानी तौर पर की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पीआईएल फाइल की गई है वो इसके लिए की गई है, शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950। इनका यह कहना है कि सर ये डिस्क्रिमिनेटरी है। कैसे डिस्क्रिमिनेटरी है वो आपको मैं आगे बताता चलूंगा। देखिए, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950। अंडर आर्टिकल 341 के अंदर इसको बनाया गया और इसमें यह कहा गया कि भाई जो बुद्धिस्ट हैं, देखिए मतलब पहले तो बुद्धिज्म को इसको इंक्लूड नहीं किया गया था, बाद में इसमें बुद्धिज्म को इंक्लूड किया गया था। ओरिजिनल ऑर्डर ये कहता है ओनली हिंदूज were classified as SCs, scheduled caste. It was amended in 1956 to include the Sikhs and in 1990 to include the Buddhist also. मतलब प्रेजेंट स्टेटस ये है कि सिखों के अंदर, बुद्धिस्ट के अंदर और हिंदूज के अंदर शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी को रखा गया है, ठीक है। लेकिन क्रिश्चियनिटी में और इस्लाम के अंदर शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी नहीं है। ओबीसी है, यस, ओबीसी भी है और एसटी भी है, लेकिन एससी नहीं है। ये थोड़ा आपका ध्यान देना पड़ेगा। तो पीआईएल जो फाइल की गई है सुप्रीम कोर्ट के, उसका ये कहना है कि साहब ये तो सरासर डिस्क्रिमिनेशन हो गया मुस्लिम्स के साथ और क्रिश्चियंस के साथ, वो उन्होंने बोला और उसी के लिए जो पीआईएल फाइल की गई है। लेकिन गवर्नमेंट क्या कहती है? गवर्नमेंट ये कहती है कि साहब जो सिख दलित हैं और जो बुद्धिस्ट दलित हैं, आप उसको क्रिश्चियन दलित जो कन्वर्ट हुए हैं या जो मुस्लिम दलित हैं उनके साथ कंपेयर नहीं कर सकते हो। अंबेडकर जी ने 1956 के अंदर बुद्धिज्म धर्म को अपनाया था और उनके साथ बहुत सारे लोगों ने बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए थे। उसका कुछ रीज़न था, उसका रीज़न था सोशो पॉलिटिकल इम्परेटिव्स, मतलब जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, अनटचेबिलिटी होती है, उसकी वजह से हुआ था। और उन दलित्स को आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हो। जो दलित अंबेडकर जी के बाद या उनके रहते हुए बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुए हैं,
आप उनकी कास्ट को, ओरिजिनल कास्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हो क्योंकि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ था। लेकिन जो दलित क्रिश्चियनिटी में और इस्लाम में कन्वर्ट हुए हैं, उनकी आइडेंटिटी को, उनकी ओरिजिनल कास्ट को आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते क्योंकि वो सेंचुरीज से चल रहा है, सेंचुरी से चल रहा है। इनका एक और ये कहना है कि भाई आप ये समझिए इस चीज़ को, जो सरकार का आर्गुमेंट है कि एक आदमी हिंदू है, हिंदू दलित है, आप ऐसा मानिए हिंदू दलित है, और उसके साथ अनटचेबिलिटी होती है, डिस्क्रिमिनेशन होता है। वो आदमी उस डिस्क्रिमिनेशन से बचने के लिए क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि क्रिश्चियनिटी कास्ट को बिलीव नहीं करती, क्रिश्चियनिटी कास्ट को आइडेंटिफाई नहीं करती। इसका मेन पर्पस यही तो था क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होने का, और मेन पर्पस था इस्लाम में भी यही कन्वर्ट होने का। इस्लाम ऑल्सो डज नॉट बिलीव इन द कास्ट सिस्टम। लेकिन अगर आप क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में कन्वर्ट हो जाते हो और उसके बावजूद भी आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कन्वर्जन? देयर इज नो पॉइंट ऑफ कन्वर्जन इन दैट केस बिकॉज यू आर स्टिल फेसिंग डिस्क्रिमिनेशन एंड द अनटचेबिलिटी। तो सरकार का यही आर्गुमेंट है कि एक बार भैया आप जब इधर चले गए हो तो आपको जो क्रिश्चियनिटी और इस्लाम की वैल्यूज़ हैं उसके अंदर बिलीव करिए, और वहाँ पे कास्टिज्म नहीं है तो उसके, लेकिन वो सब यार थ्योरी की बातें हैं, प्रैक्टिकली में ऐसा नहीं होता है। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी जब साउथ एशिया में आई तो इसने यहाँ का करैक्टर को अपना लिया। थ्योरी में नहीं है वहाँ पे कास्टिज्म, लेकिन प्रैक्टिकल पे तो ऐसा होता ही है। मैं तो सिंपल सी बात है, एग्जांपल आप दे सकते हो कि गांव में एक कोई दलित फैमिली है, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है और वो अचानक से क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाती है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि अगली सुबह से सब लोग उसको जो है इक्वली ट्रीट करना शुरू कर देंगे, ऐसा तो नहीं होता है, राइट? तो यही आर्गुमेंट बेसिकली उन्होंने यहाँ पे दिया गया है। और इन्होंने ये कहा कि सब जो अनटचेबिलिटी वाली बात है, तो अनटचेबिलिटी के लिए ऑलरेडी कानून बना हुआ है, तो उसमें आप नया चेंजेस करने की क्या रिक्वायरमेंट है, राइट? उसके अलावा जो डिसएडवांटेजियस पोजीशन में है इकोनॉमिकली, जो बैकवर्ड सेक्शन है, उनके लिए भी सरकार ने स्कीमें चला रखी हैं। तो नया करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जो चीज़ें हैं ग्राउंड के ऊपर आप उसके अंदर जो है रहिए। तो फिलहाल जो सिख कम्युनिटी है, बुद्धिस्ट कम्युनिटी है और हिंदू कम्युनिटी है, इनके अंदर में अभी एससीज का स्टेटस कंटिन्यू है और बाकी किसी के अंदर नहीं है। बाकी ये जो डिस्कशन काफ़ी पुराना हो चुका है और लेट्स होप इसके बारे में हम लोग बाद में डेफिनेटली डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, ये थोड़ा सा फ्रीज हो गया तो इसके बाद मैं थोड़ा सा दोबारा शेयर कर देता हूँ। और अभी अमेरिका के साथ हमारी जो है कोप 23 करके एक्सरसाइज चल रही है, तो उसके बारे में कुछ बात करेंगे। और ये वैसे ख़त्म हो जाएगी 24-25 तारीख को, लेकिन ये नाम आपको याद रखना है, कोप 23। इंडिया किसके साथ हुआ है? अमेरिका के साथ। क्या जापान भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है? नहीं, जापान सिर्फ एक ऑब्जर्वर के तौर पे यहाँ पे आया है। हो सकता है नेक्स्ट टाइम से जापान इसके अंदर आना शुरू कर दे। कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? इंडिया की तरफ से तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, इंडिजिनस है भैया, बहुत ज़बरदस्त है। राफेल जो हम लोगों ने फ्रांस से लिया था, सू 30 MKI जो हम लोगों ने रशिया से लिया था, और जैगवार और इंडियन एयरफोर्स के जो दूसरे जो एयरक्राफ्ट हैं वो सब यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। अमेरिका की तरफ से कौन आ रहा है? F-15 और B-1B लॉन्ग रेंज बॉम्बर, ये बहुत तगड़ा होता है। B-1B जो लॉन्ग रेंज बॉम्बर है, अमेरिका पहली बार इंडिया में इसको एक्सरसाइज में यूज़ कर रहा है। इससे पहले उन्होंने कभी भी इसको यूज़ नहीं किया था। बाकी एरियल रिफ्यूलर ये सब हमारे लिए कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। पर्पज़ क्या है? ये एक्सरसाइज करी क्यों जाती हैं? मालाबार एक्सरसाइज, गार्जियन एक्सरसाइज, ये सब क्यों की जाती हैं? बेसिकली इसके कई सारे पर्पज़ होते हैं। मेजर पर्पज़ यही होता है आपस में कोऑपरेट करना। मान लो खुदा ना खास्ता 20-50 साल के बाद हम चाइना से हमारा वॉर हो गया, ठीक है? और इंडिया अमेरिका जो है एक ही साइड में है। तो भाई अगर अमेरिका में एक साथ लड़ना है तो एक दूसरे के बारे में पता तो होना चाहिए ना यार। आपके पास किस तरह के वेपन्स हैं और कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, टेक्नोलॉजी का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, पर्सनल उनका भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो ये उस तरह की तैयारी होती है, तब बेटर तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकते हो अगर आपको एक दूसरे के बारे में जानकारी पहले से होगी। ये बेसिकली मेन पर्पज़ होता है। बाकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र वो सब करके तो अलग चीज़ें होती हैं। तेजस की अगर हम लोग बात करें, ये इंडिया का पहला इंडिजेनसली डिज़ाइन और डेवलप्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है, और मतलब एयरक्राफ्ट है, कैरियर नहीं एयरक्राफ्ट तेजस। और अपने आप में दुनिया का सबसे एडवांस भी है। वैसे तो सिंगल इंजन है, इसमें डबल इंजन नहीं आता है, और ये इसके अंदर सिंगल पायलट ही बैठ सकता है, डबल पायलट वाला नहीं है ये। लेकिन ये बड़ी कमाल की बात है कि इंडिया ने अपना खुद का एयरक्राफ्ट बनाया है। 1983 के अंदर सबसे पहली बार इस आइडिया को लेके आया गया था। इसकी जो पहली टेस्टिंग हुई थी 2001 में की गई थी,
लेटर ऑन इसकी जो है कई सारी डिज़ाइनिंग की गई। तो एयर टू ग्राउंड, एयर टू सी कम्बाट रोल्स के अंदर इसकी टेस्टिंग वगैरह खूब सारी हुई और लास्ट ईयर इसको फाइनली इंडक्ट कर दिया गया था और अभी हमारे एयरफोर्स का कम्प्लीटली पार्ट बन गया है। रशिया वाले जो सुखोई हैं S-13 है, ये बेसिकली उनको रिप्लेस करेगा आने वाले टाइम में, क्योंकि वो रशिया वाले बहुत पुराने हो चुके हैं, कहीं भी गिर जाते हैं। तो इसके अंदर सिर्फ एक ही पर्सन बैठ सकता है, इसकी लेंथ वगैरह ये सब इतनी आपको यूपीएससी में इस तरह के सवाल नहीं पूछता है। स्टेट पीसीएस वगैरह में तो डेफिनेटली पूछ लेता है, तो वो तो थोड़ा आपको पता होना चाहिए। तो इट विल रिप्लेस MiG-21, रशियन प्लेन है, पुराने हो चुके हैं। सिंगल इंजन है, वो बाकी जो चीज़ें हैं मैंने आपको यहाँ पे डाल दिया है सेल्फ स्टडी के लिए। इट इज़ द लाइटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट मल्टी रोल सुपरसोनिक फाइटर। सुपरसोनिक मतलब इसकी जो स्पीड है वो मैक 1.8 तक जा सकती है। मैक जो स्पीड होती है वो साउंड की स्पीड होती है, ठीक है? ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए। चलिए जी, बढ़ते हैं सीधा अपने टेक्स्ट सेक्शन के ऊपर जो कहता है अ बिगिनर्स गाइड टू द लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। इससे पहले मेरे ख्याल से पार्लियामेंट्री कमेटी वाला देख लेंगे तो हमारे लिए बेटर रहेगा, ठीक है? रोल ऑफ द पार्लियामेंट्री कमेटी, ये पूरा आज का ज़बरदस्त एक टेक्स्ट सेक्शन दिया गया है। उससे पहले ये पुराना आर्टिकल आया था मेरे सामने कहीं, तो मैंने थोड़ा इसका सोचा आपको बता देता हूँ, जो इस आर्टिकल के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है। पार्लियामेंट्री कमेटी की जो अथॉरिटी है वो आर्टिकल 105 से आती है और वो आर्टिकल 118 से आती हैं, तो ये दोनों इससे रिलेटेड हैं। 1993 से पहले हमारे यहाँ पे 17 कमिटीज़ हुआ करती थी, लेकिन इसको फिर बाद में हम लोगों ने 24 इंक्लूड कर दिया, मतलब इंक्रीज़ कर दिया उसका। ये लक्ष्मीकांत वगैरह के अंदर सब डिटेल दिया हुआ है। पार्लियामेंट्री कमेटी कई तरह की होती है। एक पार्लियामेंट्री कमेटी हमारी परमानेंट होती है और एक हमारी टेम्परेरी होती है, ठीक है? टेम्परेरी कमेटी जैसे हमारी होती है एड हॉक कमेटी, ठीक है? और हमारी जो स्टैंडिंग कमेटी होती है वो परमानेंट कमेटी होती है। एक हमारे पास इंक्वायरी टाइप की कमेटी भी होती है, वो भी एड हॉक ही होती है, ठीक है? इंक्वायरी वगैरह होती है, जैसे आप ये मान लीजिए जैसे 2G स्कैम हुआ, या फिर उससे पहले राफेल, राफेल नहीं, उससे पहले 1980s में जो है स्कैम हुआ था राजीव गांधी जी के दौरान, ठीक है? बोफोर्स वाला, तब इंक्वायरी कमेटीज़ वगैरह बनाई जाती हैं। इनका पर्पज़ यही होता है, एक बार जब काम खत्म हो जाता है इसे डिसमेंटल कर दिया जाता है। लेकिन जो परमानेंट कमेटी होती है वो हमेशा रहती हैं, ठीक है? फाइनेंशियल कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी, वो सब परमानेंट कमेटी होती हैं। ये भी परमानेंट कमेटी होती हैं इधर भी, ठीक है? तो पर्पज़ क्या होता है? पर्पज़ ये होता है कि देखिए, हमारे जो पार्लियामेंट के जो फंक्शन होता है, मतलब हमारा जो हाउस होता है, वो साल भर तो काम नहीं करते। साल में 3 ही सेशन होते हैं, जिनमें से मोस्टली टाइम तो झगड़ा ही होता रहता है, तो उसकी कोई ख़ास प्रोडक्टिविटी आ नहीं पाती है। और यार इतना बड़ा देश है, हज़ारों की संख्या में बिल्स आते हैं, प्रपोज़ल्स आते हैं, जनता बहुत ज़्यादा है, काम बहुत ज़्यादा है, तो पार्लियामेंट के जो सेशन होता है उसके दौरान सारा काम निपटा लेना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो टाइम की बड़ी कमी होती है। तो उस कमी को दूर करने के लिए पार्लियामेंट्री कमिटीज़ बनाई गई थी, ताकि पर्दे के पीछे रह के उन बिल्स के ऊपर, प्रपोजल्स के ऊपर काम किया जा सके और जो देश की जो पूरा सिस्टम है वो बहुत बढ़िया तरीके से काम कर सके। ये पर्पस बेसिकली होता है। पार्लियामेंट्री कमेटी की एक और ख़ास बात ये होती है कि यहाँ पे सभी पार्टीज़ का पार्टिसिपेशन होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में है सिर्फ वही आएगा, नहीं, नहीं, सब यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे कांग्रेस वाले भी आ रहे हैं, बीजेपी वाले भी आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। और ये बंद कमरे में जो है काम करते हैं, क्लोज डोर मीटिंग्स होती हैं, यानी कि रिकॉर्डिंग, इनकी रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं होती है जैसे कि हाउस के अंदर होती है। हाउस के अंदर जब कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है उसको अपनी पार्टी के साथ अलाइन करना पड़ता है, वो अपनी पार्टी के साथ व्हीप के अगेंस्ट में नहीं जा सकता, अगर जाएगा तो एंटी डिफेक्शन लग सकता है उसके ऊपर। लेकिन यहाँ पे पार्लियामेंट्री कमिटीज जो होती हैं, आप आराम से अपनी मन की बात कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती है। तो ये भी बड़ी ख़ास चीज़ होती है। उतनी ज़्यादा स्क्रूटनी यहाँ पे नहीं होती है, तो वो सब चीज़ें होती हैं और इसकी कोई रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं होती और वो सब चीज़ें करके हैं। तो ये इसी के बारे में जो है आज की ये जो एक बढ़िया सा आर्टिकल दिया गया है पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के बारे में, ठीक है? थोड़ा आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक जो शुरुआत की गई है इस आर्टिकल से वो अमेरिका के प्रेसिडेंट के द्वारा शुरुआत की गई है। एक्चुअली पार्लियामेंट्री कमेटी का जो पूरा कॉन्सेप्ट है अमेरिका से ही आया है और ब्रिटेन में भी होती हैं कुछ, लेकिन हम लोग यहाँ पे अमेरिका से शुरुआत कर रहे हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट ने ये कहा था, देखिए हमारे जैसे यहाँ पे पार्लियामेंट्री हाउस होता है उसे कांग्रेस कहा जाता है अमेरिका में। इट इज़ नॉट फार फ्रॉम द ट्रूथ टू से दैट कांग्रेस इन सेशन इज कांग्रेस ऑन द पब्लिक एग्जीबिशन while कांग्रेस इन कमिटी रूम्स इज कांग्रेस एट वर्क। मतलब जब पार्लियामेंट्री सेशन चल रहा होता है तो ये पब्लिक एग्जीबिशन होता है, पब्लिक को दिखाने के लिए होता है, लेकिन जो रियल काम होता है वो पीछे होता है, कांग्रेस के पीछे या पार्लियामेंट्री कमेटी से पीछे पर्दे के पीछे होता है। ये उनका कहना था और ये बात बिल्कुल सही है।
ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, ऑपरेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, काम बहुत ज़्यादा है, टाइम कम है। तो उन सारे इश्यूज़ को दूर करने के लिए पार्लियामेंट्री कमेटी को बनाई गई थी, ठीक है? पार्लियामेंट्री कमिटीज़ पैनल्स आर मेड अप ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, ठीक है? ताकि आप सिचुएशन के साथ डील कर सको। और इन्होंने क्या कहा, यूजुअली लोग क्या सोचते हैं कि जो बिल्स वगैरह आते हैं वो सरकार अपने आप लेके आती है, जो बात कुछ हद तक सही भी है, लेकिन वो जब बिल पार्लियामेंट के फ्लोर पे आता है, तो उसके पीछे बहुत लंबी चौड़ी प्रोसेस होती है। कॉन्ट्रारी टू द पॉपुलर परसेप्शन, मतलब जो नॉर्मली लोग सोचते हैं उसके अपोजिट में, लुकिंग इनटू द बिल इज नॉट द ओनली पर्पस दैट द कमिटी सर्व्स। We tend to underestimate their relevance, not realizing the sheer magnitude of the effort that goes into the making Parliament a dynamic, functional, and the space where members converge every few months, debate on the matter. इनका ये कहना है कि पार्लियामेंट्री कमेटी का पर्पस सिर्फ ये नहीं होता कि आप बिल को जाके सिर्फ देखिए। नो, पार्लियामेंट्री कमेटी का पर्पस इससे बहुत ज़्यादा होता है। वो हर बिल के छोटे छोटे क्लोज के बारे में डिस्कशन करता है, डिबेट करता है, अपनी रिकमेंडेशंस वहाँ पे देता है। तब कहीं जाके जो है बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा काम होता है, वहाँ पे एक्सपर्ट्स भी होते हैं, तब जाके एक बिल को जो है सामने रखा जाता है। लेकिन पिछले कुछ समय में 2014 के बाद स्पेशली इन्होंने बोला है कि जो पार्लियामेंट्री कमेटी का जो रेलेवेंस है वो कम होता नज़र आ रहा है। अगर आप देखें प्रेजेंट लोकसभा में सिर्फ 14 बिल को रिकमेंड किया गया था पार्लियामेंट्री कमेटीज़ को। लास्ट टाइम ओनली 25% बिल्स वर इंट्रोड्यूस्ड टू द पार्लियामेंट्री कमेटी। लेकिन अगर आप उससे पहले जाएं 2009 या 2004 के बाद से बाद जाएं तो 71% और 60% बिल्स को भेजा गया था पार्लियामेंट्री कमेटीज़ के पास। तो डिक्लाइन हो रही है उनकी वैल्यू, प्रेजेंट सरकार उतना रेलेवेंस नहीं दे रही है। बट एनीवेज वो सब ऊपर नीचे होता रहता है। अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें हमारे देश की तो ऐसा हुआ है पास्ट में भी, कोई पहली बार तो नहीं हो रखा है। शुरुआत कहाँ से हुई पार्लियामेंट्री कमेटीज़ की? कहता है इवन दो स्ट्रक्चर्ड तरीके से इंडिया में पार्लियामेंट्री कमेटी की शुरुआत 1993 में शुरू हुई थी, स्ट्रक्चर्ड तरीके से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उससे पहले नहीं था। आज़ादी के बाद से ऑन एंड ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटीज़ बनाई गई हैं। जैसे सिटीजनशिप क्लॉज के बारे में कमेटी बनाई गई थी। 1947 में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर असम को लेकर कमेटी बनाई गई थी। कुछ और इन्होंने एग्जांपल यहाँ पे दिए हुए हैं। छोटा नागपुर में जो है वहाँ पे दलित कम्युनिटीज़ के लिए, एसटी कम्युनिटीज़ के लिए एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई थी। तो पार्लियामेंट्री कमेटी तो पहले भी बनाते रहे हम लोग, ऐसी बात नहीं है। लेकिन स्ट्रक्चर्ड तरीके से जो शुरुआत हुई वो 1993 के बाद से शुरू हुई थी। कमेटी का रोल क्या ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूँ। ये कमेटी स्क्रूटनाइज करती हैं बिल्स को, उसके बाद रिकमेंडेशंस देती हैं, और जो रिकमेंडेशन दी जाती है पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा उनके ऊपर क्या एक्शन लिया गया, सरकार ये भी बताती है कि भैया हम लोगों ने उस रिकमेंडेशन को अगर नहीं माना तो क्यों नहीं माना। क्योंकि बेसिकली इनका जो रोल होता है वो एडवाइजरी होता है। सरकार के ऊपर कोई मैंडेटरी नहीं है, ऑब्लिगेटरी नहीं है कि आप लोग रिकमेंडेशन को मानना ही मानना है। वो माने या ना माने सरकार की मर्जी है। जैसे इस बार के बारे में इन्होंने एग्जाम्पल दिया है बजट सेशन में, तो डिमांड ऑफ ग्रांट जो मनरेगा को दिया गया है या जो हमारे रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को दिया गया है वो काफ़ी कम दिया गया है। तो उसके बारे में अच्छा खासा डिबेट हुआ था कमिटीज़ के अंदर, विच इज़ अ वेलकम मूव ऑल्सो। 905 करोड़ रुपए अलॉट किए गए थे पिछली बार, जिसमें से सिर्फ 701 करोड़ ही यूज़ हुए, बाकी 200 करोड़ तो अनयूज ही पड़े हुए हैं। वो सब यहाँ पे हुआ। उसके अलावा हमारे पास एक बिजनेस एडवाइजरी कमेटी भी होती है। तो आप जो पार्लियामेंट का सब सेशन देखते हो तो उसके अंदर जो पेपर वर्क वगैरह सब होता है वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के द्वारा ही किया जाता है। करंटली जो पिछले कुछ सालों में सबसे ज़बरदस्त जो बिल आया है इसके थ्रू, पार्लियामेंट्री कमेटी के थ्रू, वो है डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल। 2017 में इसकी शुरुआत हुई थी। उससे पहले क्योंकि पुट्टू स्वामी जो जजमेंट केस आया था जिसमें राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया गया था, उसके बाद सरकार ने इस बिल को लेके आई थी। और सबसे पहले वो 2017 में आया था और जस्टिस श्री कृष्णा कमेटी बनाई गई थी। फिर 2018 में आया और फिर 2019 में आया कि ये सब पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर चल रहा था उससे पहले। फिर 2021 में जो है आया और फिर फाइनली जो है ड्राफ्ट जो है पेश किया गया 2022 में, आफ्टर डिटेल्ड कंसल्टेशन, डिटेल्ड रिकमेंडेशन फ्रॉम द पार्लियामेंट्री कमेटी। और इस बार हो सकता है अभी मॉनसून के सत्र में इसे प्रॉपर तरीके से इंट्रोड्यूस किया जाएगा। उसके अलावा जो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल है जिसमें लड़कियों की जो शादी की है, जिसको 21
किया जाएगा, इसको भी पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा गया है। उसके अलावा एंटी मरीन प्राइवेसी बिल को भेजा गया है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल, कंपटीशन अमेंडमेंट बिल जो हमारा सीसीआई है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, उसके लिए भेजा गया है। तो देयर आर मैनी बिल्स जो भेजे गए हैं, लेकिन पहले के कंपैरिजन में अभी जो है जो वैल्यू है थोड़ी बेसिकली वो थोड़ी कम हो गई है, और डिपेंड करता है गवर्नमेंट कौन सी है वहाँ पे। खैर, अ बिगिनर्स गाइड टू द लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, इट्स फंक्शन एंड इट्स फ्यूचर, ये थोड़ा सा मैंने आपको डिटेल बेसिकली कंटेंट के अंदर यहाँ पे डाल दी है, आप इसको यहाँ से भी पढ़ सकते हो। सर्न का मतलब होता है यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द न्यूक्लियर रिसर्च, ये दुनिया का सबसे लार्जेस्ट न्यूक्लियर और पार्टिकल फिजिक्स लेबोरेटरी है। ठीक है जी, ये जेनेवा में बेस्ड है, जिनेवा बेस्ड है, जो फ्रेंच स्विस बॉर्डर के ऊपर इसको बनाया गया है, और 23 मेंबर स्टेट इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। ये लेबोरेटरी इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है कि अगर आप यहाँ पे घूमने लगोगे तो कई घंटे लग जाएंगे आपको। इसके अंदर गाड़ियाँ चला रिक्शा चलती हैं बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए, काफ़ी बड़ी है। इसका मेन पर्पज़ क्या है? सर्न का मेन जो पर्पज़ होता है वो ऐसे पार्टिकल की खोज करना होता है जो अभी तक हम लोगों ने फील तो किया है, लेकिन उसकी एक्चुअल ऑब्जर्वेशन हमारे पास नहीं है। जैसे हिग्स बोसॉन, कुछ लोग इसे गॉड पार्टिकल भी कहते हैं। हमारी दुनिया में जितने भी छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, उनको वेट वो वेटलेस नहीं है। उनका वेट कहाँ से आता है? वो हिग्स बोसॉन से आता है। ग्रेविटी जो फोर्स होती है वो इतना वीक क्यों होता है? ग्रेविटी की जो एक्सटेंशन है, ग्रेविटी की जो रेंज है वो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ग्रेविटी बहुत वीक फोर्स होता है। ये क्यों होता है? इस तरह के कुछ फंडामेंटल जो क्वेश्चंस हैं, जो हमारे फंडामेंटल फिजिक्स का पार्ट है, उनके आंसर ढूंढने के लिए जो है इसको किया गया था। और कुछ आंसर तो इसको मिल भी गए हैं, कुछ आंसर अभी तक नहीं मिले हैं। ऐसा माना जा रहा था कि इस एक्सपेरिमेंट के बाद एक नया फिजिक्स मिलेगा हमें, दुनिया का न्यू फिजिक्स उसको नाम दिया गया था, लेकिन अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं। ऐसा माना गया था कि इस एक्सपेरिमेंट के बाद हम लोग ब्लैक होल, डार्क एनर्जी को समझना शुरू कर देंगे, बट वो भी अभी तक नहीं हुआ है। तो ये कुछ कमियां हैं इसकी। और ऐसा माना जा रहा है कि अगर आपको डार्क एनर्जी को ऑब्जर्व करना है तो इससे बड़ी लेबोरेटरी बनानी पड़ेगी। और चाइना और सन दोनों मिलके कुछ प्रपोजल सामने आया है कि ऐसा हो सकता है, आने वाले टाइम में नया लेबोरेटरी बन सकता है चाइना में। तो एक तो वो चीज़ें हो गई। इंडिया का भी यहाँ पे काफ़ी पार्टिसिपेशन है। 2016 में जो है इंडिया यहाँ का मेंबर बना था, और काफ़ी अच्छा काम किया है इंडिया ने। इंडियन साइंटिस्ट हैव प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन ए एलिस एक्सपेरिमेंट विच इज़ डेडिकेटेड एक्सपेरिमेंट फॉर द सर्च एंड द क्वार्क ग्लोन प्लाज्मा। क्वार्क क्या होता है दोस्तों? क्वार्क जैसे प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन के अंदर जो है क्वार्क्स मिलते हैं। प्रोटॉन अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं होता है, प्रोटॉन भी क्वार्क्स का बना होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन्स भी क्वार्क्स का बना होता है। तो ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल आपको नजर आते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ये भी फर्दर बने हुए होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल से, और इन्हें कहा जाता है हेड्रॉन। जैसे हमारा प्रोटॉन, ऐसे हेड्रॉन कह सकते हो आप, इलेक्ट्रॉन को भी हेड्रॉन कह सकते हो। एक बार अपने पास आता है कॉम्पैक्ट म्यून सोलेनोइड। ठीक है, तो ये जो डार्क मैटर वगैरह को स्टडी करने के लिए यूज़ किया जाता है, हालांकि ये बहुत सक्सेसफुल नहीं हुआ, बट स्टिल ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर एसोसिएटेड विद द सन और इट्स अचीवमेंट? एटलस, हिग्स बोसॉन, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, वर्ल्ड वाइड वेब, एंटी मैटर। ये थोड़ा सा आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओगे। पहले हम इस क्वेश्चन को कई बार कर चुके हैं, तो आई होप आप इसको बता पाओगे। चलिए जी, ये क्या कहता है भैया? हाँ जी, चलिए जी, कॉर्पोरेट पावर एंड द इन्फ्लेशन, क्या है मामला आपको बताता चलता हूँ मैं। इसने एक जो बात बोली है सर ने, वो कॉर्पोरेट प्राइसिंग की बात बोली है। कॉर्पोरेट प्राइसिंग, कॉर्पोरेट प्राइसिंग क्या होता है इसका बस आइडिया आपको दे देता हूँ मैं। बाकी तो आर्टिकल में कुछ खास दमदार चीज़ मुझे लगी नहीं थी। कॉर्पोरेट प्राइसिंग का मतलब, जैसे आपने एप्पल ने फ़ोन बनाया, ठीक है, एप्पल ने आईफोन बनाया। शुरुआत में जब एप्पल ने आईफोन बनाया था तो उसका प्राइस जो है काफ़ी हाई था। क्यों? एक तो क्वालिटी की वजह से, दूसरा मार्केट में कंपटीशन नहीं था। तो आईफोन जितना मर्जी चाहे उसका प्राइस ले सकता था। लेकिन धीरे धीरे मार्केट में जब दूसरे कॉम्पिटिटर आने लगे तो डोमिनेंस तो कम हो गया, लेकिन प्राइस भी उतना नहीं रहा। आज के टाइम में अगर देखें, पहले के कंपैरिजन में अगर देखें, शुरुआत में जो आईफोन आया करते थे उनका प्राइस काफ़ी हाई हुआ करता था कंपैरेटिवली पिछले आईफोन के कंपैरिजन में। लेकिन अगर आप देखें तो जैसे आईफोन 13 देखें, 14 देखें, उनका प्राइस में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि अभी मार्केट में दूसरे कॉम्पिटिशन्स आ गए हैं। तो कॉर्पोरेट प्राइसिंग का मतलब यही होता है कि भाई ये जो कॉर्पोरेट्स होते हैं वो सप्लाई को ऊपर नीचे करके प्राइस को मैनिपुलेट करते हैं, उसे कहते हैं कॉर्पोरेट प्राइसिंग। तो कॉर्पोरेट प्राइसिंग का इंडिया के इन्फ्लेशन से क्या रिलेशन है, वो इस आर्टिकल के अंदर डिस्कशन किया गया है।
बेसिकली ये जो आर्टिकल है इंडिपेंडेंट आर्टिकल नहीं है। 2 हफ्ते पहले कॉर्पोरेट प्राइसिंग को लेके एक आर्टिकल आया था द हिंदू में ही, और वो जिन्होंने वो आर्टिकल लिखा था उसके जवाब में इन्होंने ये आर्टिकल लिखा है बेसिकली। तो ये हमारे साथ कंट्रीब्यूट बेसिकली कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, ये उनके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है? तो ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए। तो बाकी क्या है मामला आपको बताता चलता हूँ। देखिए दोस्तों, हम जब इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो 2 तरीके से इन्फ्लेशन हो सकता है, डिमांड और सप्लाई, ये 2 ही तो चीज़ें होती हैं, ठीक है? वेस्टर्न वर्ल्ड में अगर आप जाओ, अमेरिका में, यूरोप में अगर आप जाओ, वहाँ पे यूजुअली जो इन्फ्लेशन होता है वो डिमांड की वजह से होता है। मार्केट में मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाता है, डिमांड बढ़ जाती है। इंडिया में जो इन्फ्लेशन होता है वो डिमांड की वजह से तो होता ही है, लेकिन सप्लाई की वजह से भी होता है। जैसे मॉनसून कमज़ोर पड़ गया तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नीचे चला गया, तो ऑफ कोर्स अपने आप ही इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। वेस्टर्न कंट्री में ये ज़्यादा नहीं होता है क्योंकि वहाँ पे सप्लाई मोर और लेस जो है वो एक जैसी रहती है। आरबीआई का भी यहाँ पे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। आरबीआई डिमांड को तो कंट्रोल कर सकता है, मार्केट में मनी सप्लाई को कम या ज़्यादा करके, लेकिन सप्लाई को कंट्रोल नहीं कर सकता। सप्लाई में जो है वो गवर्नमेंट का रोल होता है। तो सर का ये कहना है कि साहब ये जो इन्फ्लेशन है इंडिया में वो खाली सिर्फ आरबीआई का काम नहीं है, वो आपको गवर्नमेंट को भी इंक्लूड यहाँ पे करना पड़ेगा। तो इन्होंने यहाँ पे कोर इन्फ्लेशन की बात की है। इनका यह कहना है कि वेस्टर्न वर्ल्ड में कोविड-19 के बाद क्या हुआ था, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गया था, बट इंडिया में इन्फ्लेशन जो है कोविड-19 के बाद लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे सिर्फ सप्लाई वाला फैक्टर काम नहीं करता है, डिमांड वाला फैक्टर काम नहीं करता, सप्लाई वाला फैक्टर भी डिमांड करता है। कोर इन्फ्लेशन क्या होता है? जब आप इन्फ्लेशन से फूड और फ्यूल इन दोनों को माइनस कर देते हो तो वो हमारे पास कोर इन्फ्लेशन बचता है, क्योंकि ये फूड और फ्यूल है ना बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है। इसके अलावा बाकी सारे प्राइसेस उतने फ्लक्चुएट नहीं करते हैं, ठीक है? तो इनका ये कहना है कि जैसे 2008 के क्राइसिस हुआ था, जब फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, उस टाइम पे भी इंडिया की इन्फ्लेशन बढ़ गई थी। खासकर फूड प्राइस इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। उसका मतलब कारण क्या था? एग्रीकल्चर शॉक्स। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम हो गई थी इंडिया में, और सरकार ने जो प्रोक्योरमेंट प्राइस है वो काफ़ी बढ़ा दिया था, तो इन्फ्लेशन अपने आप ही बढ़ गया था। वेस्टर्न कंट्री में उतना ज़्यादा नहीं होता है। तो बात ये है घुमा फिरा के कि जब हम लोग बात करते हैं कमोडिटीज़ की, आम इंसान जो है वो कहाँ कहाँ पैसा खर्चा करता है? हाउसिंग के ऊपर पैसा खर्चा करता है, हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, रिक्रिएशन के ऊपर, पर्सनल केयर के ऊपर, है ना, फूड के ऊपर, फ्यूल के ऊपर, हाउस रेंट के ऊपर, कपड़ा पहनना है, वहाँ पे पैसा खर्च करता है। तो ये जितनी भी सेक्टर्स होते हैं, इनके अंदर जो फ्लक्चुएशन होता है तो प्राइस अपने आप ही इंक्रीज हो जाता है। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है फूड और फ्यूल के ऊपर, क्योंकि सबसे ज़्यादा फ्लक्चुएशन जो है इसी के अंदर होती है। तो कॉर्पोरेट प्राइसिंग इज नॉट अ मेजर फैक्टर इन इंडिया। ये कॉर्पोरेट प्राइसिंग वेस्टर्न वर्ल्ड में ज़्यादा काम करती है इन्फ्लेशन को लेके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल इंडिया में इररेलेवेंट है, नहीं, रेलेवेंट है, बट उतना रेलेवेंट नहीं है जितना वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर है। इंडिया में मोस्टली जो इन्फ्लेशन होती है वो आपका मॉनसून डिसाइड करता है, और स्पेकुलेशन डिसाइड करता है, और जो हमारी स्ट्रक्चरल वीकनेस है वो उसके द्वारा जो है यहाँ पे डिसाइड किया जाता है, ठीक है? उसके अलावा इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है, ठीक है? तो इंडिया में कैपिटलिज्म है ऑफ कोर्स, लेकिन हमारी सरकार हमेशा से ही अलर्ट रही है कि जो प्रोडक्शन है, जो वेल्थ है, वो किसी हाथ में कॉन्सेंट्रेट नहीं होनी चाहिए। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एंड ऑल दैट वो सब चीज़ें हैं। लेकिन ये पिछले कुछ समय से, जैसे टेलीकम्युनिकेशन की आप बात करें, आप एयरपोर्ट्स की बात करें, पोर्ट स्ट्रक्चर की बात करें, कुछ कॉरपोरेट हाउस के हाथ में ये सब चीज़ें आ गई हैं, जिसकी वजह से कॉरपोरेट प्राइसिंग इंडिया में आने वाले टाइम में काफ़ी डोमिनेट हो सकती है, क्योंकि मोनोपोली बढ़ गई है, जो अब तक इंडिया में नहीं था। पिछले कुछ समय से ये सब नज़र आ रहा है, ठीक है? तो खासकर 1991 के रिफॉर्म्स के बाद वो सब शुरू हुआ। तो ये कुछ-कुछ चीज़ें इन्होंने यहाँ पे बोली हुई हैं। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा आर्टिकल था, बहुत सारे इकोनॉमी की टर्म्स इसमें डेटा-वेटा यूज़ किया गया है। तो कोशिश किया मैंने उसको सबको निकाल दूँ मैं यहाँ से, और बेसिक सी बातें हम लोग यहाँ पे करें। क्रक्स फाइनली यही निकलता है कि भाई कॉर्पोरेट प्राइसिंग इंडिया में अभी तक बहुत दमदार नहीं थी। आने वाले समय में इट कैन बी वेरी डोमिनेंट ऑल्सो, and inflation is not only the factor of the demand, it is also factor of the supply, which again depends upon the monsoon majorly। तो ये कुछ कुछ चीज़ें जो है सर ने यहाँ पे बोली हैं। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।